अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि हम बायोकेमिस्ट्री, बायोमैकेनिक्स, न्यूरो एनाटमी और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास मेडिकल के, स्पेशली डीपीटी के, उनके हम पास पेपर्स और वाइवा पी की सीरीज़ चला रहे हैं और हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि क्वेश्चंस लग रहे हैं बहुत ज़्यादा वाइवा पी में, स्टूडेंट्स बता रहे हैं इंस्टा पर, एफबी पर। तो इस पूरी सीरीज़ को कवर करते हैं और बेसिकली जितने भी हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर ये डीपीटी के सिलेबस से रिलेटेड है। तो अगर कोई डीपीटी भी और बीडीएस भी, ठीक है, तो अगर कोई एमबीबीएस का है और उसको लग रहा है कि यार हमारा तो सिलेबस डीप है और इनका ये थोड़ा लाइट चल रहा है, तो वो बेशक वीडियो को ना देखें, लेकिन अगर उनको कॉन्सेप्ट लेना है क्योंकि वाइवा सबका सेम होता है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और 70 से 80% तक जो पेपर्स लग रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स के बता रहे हैं आगे कि इतने जो क्वेश्चन मैच हो रहे थे उनके पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये 5 पेपर्स हैं और ये बायोकेमिस्ट्री के हैं और क्योंकि ये डीपीटी के हैं तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है अगर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और आपको नहीं पता कि आता कैसे वाइवा पी। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कि भाई हम हाई परफॉर्मेंस के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्यों कर रहे होता है। मतलब छानने का काम होता है ना, उसमें पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को अलग करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी में। तो ये कह रहे हैं कि थिन लेयर क्यों यूज़ करते हैं। इसको इस तरीके से समझ लें, इस तरह आटा, जैसे हमें गंदम वाला आटा छानने के लिए मोटी छलनी चाहिए होती है और मैदे को छानने के लिए उसमें कीड़े वगैरह ना हो, बारीक छलनी चाहिए होती है। ये बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पे थिन लेयर, तो हमें जवाब देना है कि सेपरेशन को इम्प्रूव कर सकें। मिक्सचर है हमारे पास, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, तो हमें इम्प्रूव द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। सेपरेशन मिक्सचर के अंदर की जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ और डायमीटर अलग है, तो हम जितना थिन लेयर इस्तेमाल करेंगे ना, हमें उतनी अच्छी जो है वो इम्प्रूव सेपरेशन मिलेगी। तो अब इसको वैसे पढ़ लें और वैसे पढ़ लें, और मैंने रेफरेंस दी हुई है, तो सेम बुक को गूगल से डाउनलोड कर लिया। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा, तो जाके पेज पर इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। टू इम्प्रूव द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स बाय स्मॉलर पार्टिकल डायमीटर एंड नैरोअर साइज। डिफाइन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेंस। फ्लोरेसेंस का क्या है कि अगर आपका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, 10 सेकंड से कम तक, 10 नैनो सेकंड से कम रुके या कम तक जो वो परसिस्ट करे, तो उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। वो एक्साइटेड स्टेट कोई भी हो सकती है, किसी भी पर्टिकुलर नहीं, किसी भी आपके एलिमेंट की हो सकती है, किसी भी मिक्सचर की हो सकती है, किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है, किसी भी कंडीशन में हो सकती है। अगर एक्साइटेटरी स्टेट 10 नैनो सेकंड से कम स्टे करे तो उसको फ्लोरेसेंस कहते हैं। और वही एक्साइटेटरी स्टेट अगर 10 नैनो सेकंड से ज़्यादा तक रुक जाए या लॉन्गर परसिस्ट करे तो उसको हम फॉस्फोरेंस कहते हैं, ठीक है, फॉस्फेरिसेंस। ठीक है, अब क्या हो गया, फ्लोरेसेंस यानी 10 नैनो सेकंड से कम एक्साइटेटरी स्टेट और 10 नैनो सेकंड से ज़्यादा एक्साइटेटरी स्टेट यानी फॉस्फोरेसेंस। डिफाइंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री का जनरल प्रिंसिपल क्या है कि एक सोल्यूशन जिसके, मतलब इसको गौर से समझो, यहाँ पे थोड़ा ना इन्होंने तरतीब ख़राब करके लिखी हुई है। एक बर्नर होता है, बर्नर के अंदर हमने जो वो सोल्यूशन को एक बिल्कुल कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर हमने जो क्या कहना चाहिए, जो सब्सटेंस है उसको पास करना होता है थ्रू अ सप्लाई ऑफ बर्नर। बर्नर की सप्लाई है, बर्नर की सप्लाई के जो दरमियान में से हमने एक सब्सटेंस को पास करना होता है अंडर वेरी केयरफुल कंडीशंस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, फाइन स्प्रे, यानी जैसे भाप की शक्ल में हमने उस सब्सटेंस को पार करना है, डायरेक्ट आग पे नहीं डालना, ठीक है। द सोल्यूशन कंटेनिंग द सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड, वो सोल्यूशन जिसके अंदर सब्सटेंस है जिसको हमें डिटरमाइन करना है, चेक करना है, इज़ पास्ड अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन एज अ वेरी फाइन स्प्रे इनटू द एयर सप्लाई ऑफ बर्नर। ठीक है, समझ में आया। सब्सटेंस पास्ड अंडर द केयरफुली कंट्रोल कंडीशन एज वेरी, अब इसको सिनेरियो समझ में आ गया, शॉर्ट कर दें, पास्ड एज अ वेरी फाइन स्प्रे इनटू अ एयर सप्लाई ऑफ बर्नर। एक सोल्यूशन है, उसके अंदर सब्सटेंस है जिसको आपने डिटरमाइन करना है, उसको हम केयरफुली कंट्रोल कंडीशंस के होते हुए के दरमियान के दौरान हमने उसको एज अ फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे जो है वो एक सप्लाई ऑफ बर्नर में से पास करना है। फ्लेम बोल रहा है तो आग वहाँ पे जल रही होगी। व्हाट इज़ यूज्ड, मतलब उसकी हमने ना डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हीट करके ना वो बस चेक करना होता है, इतना सही है। व्हाट इज़ यूज्ड इन द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, फ्लेमलेस और एटमाइजेशन जो इस्तेमाल होती है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में। ओके, फ्लेमलेस एटमाइजेशन। व्हाट इज़ द एसेंशियल टेक्निक इन एटॉमिक फ्लोरेसेंस फ्लेम फोटोमेट्री यूज्ड,
भाई आपकी जो टेक्निक है एटॉमिक फ्लोरेसेंस फ्लेम फोटोमेट्री, इसके अंदर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? इसके अंदर एमिशन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, एमिट किया जाता है। ओके, कैपिलरी ब्लड इज़ यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम, कैपिलरी ब्लड हमें कहाँ से लेना होता है? हम अपनी उंगली शरीफ या अंगूठा मुबारक से लेते हैं ब्लड। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग ब्लड स्पेसिमेन, ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? आफ्टर फास्टिंग ओवरनाइट, यानी सुबह निहार मुँह ले रहे होते हैं हम। व्हाट ड्यूरेशन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन इज़ प्रेफरेबल फॉर क्वान्टिटेटिव वर्क? 24 आवर्स स्पेसिमेन, 24 घंटे में से किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं यूरिन का। व्हाट इज़ यूज फॉर फीसेस स्पेसिमेन, फीसेस कलेक्शन के लिए कौन सा स्पेसिमेन इस्तेमाल होता है? इट्स बेड पेन। इसको आप गूगल शरीफ से पिक्चर निकाल लीजिए, इसकी आपको मिल जाएगी बेड पेन। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड कॉजेज जॉन्डिस, या फिर जॉन्डिस किस वजह से होता है ये पूछेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा सवाल नहीं करेंगे, वो हमसे ही पूछेंगे, हमें ही बोलना है बहुत ज़्यादा, वो सिर्फ सवाल छोटा सा करके चुप हो जाएंगे। बड़े जॉन्डिस क्यों होता है? चुप, हमें बोलना है जी ड्यू टू द इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड कॉजेज जॉन्डिस। नेटिव बिलिरुबिन इज नॉर्मली मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, नेटिव ब्लड बिलिरुबिन हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू जो है उसको पता कर रहे होते हैं। पेज नंबर मेंशन करते हैं, थोड़ी सी इसकी डिटेल जाकर पढ़ लीजिएगा, आ जाती है, पूछ लेते हैं। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंड एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफरेट आर इंक्रीज इन प्लाज्मा ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा एक्टिविटी ड्यू टू द पेरेन्काइमल लिवर सेल डैमेज। ठीक है, यानी आपके प्लाज्मा के अंदर AST और ALT की एक्टिविटी बढ़ जाती है जब आपके पेरेन्काइमल लिवर सेल डैमेज हो जाते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेट इज़ राइज इन सीरम, अगर आपके अल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो आपके सीरम में बढ़ा हुआ आए टेस्ट के अंदर, तो ये आपकी पोस्ट हेपाटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या ड्यू टू द पोस्ट हेपाटिक ऑब्स्ट्रक्शन LP rises in your serum. Give sources of alkaline phosphatase. अल्कलाइन फॉस्फेटेज की सोर्सेज क्या हो सकती है, कहाँ से मिल सकता है हमें? बोन, इंटेस्टाइन और प्लासेंटा से मिल सकता है। इन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज द प्रेफर्ड मेथड फॉर मेजरिंग लिपोप्रोटीन इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। भाई देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि आप जैसे वो देखा PRP का प्रोसीजर, आपने वो ब्लड लेते हैं, उसको फ्लास्क में डालते हैं फनल के अंदर, और उसको मशीन में डाल देते हैं, और मशीन गोल गोल अंदर से उसको ढक देते हैं डाल के मशीन के अंदर। मशीन अंदर दूर दूर से घूमती है, ब्लड आपका फट जाता है, उसके अंदर से प्लाज्मा अलग हो जाता है और RBC अलग हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि भाई किस तरीके से होती है, कि आपको अगर लिपोप्रोटीन मेजर करने हो तो आपने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसीजर के थ्रू जो है ये चीज़ जो वो होती है। अच्छा जी, नेम द रिएक्शंस टू डिटरमाइन द सीरम कोलेस्ट्रॉल। सीरम कोलेस्ट्रॉल को डिटरमाइन करने के लिए रिएक्शन कौन से करते हैं हम? तो हम करते हैं लिबरमैन बुर्चार्ड रिएक्शन और साल्कोस्की रिएक्शन। ठीक है, लिबरमैन बुर्चार्ड एंड साल्कोस्की रिएक्शन डिटरमाइन कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल। इन सोल्यूशन HDL इज प्रेसिपिटेटेड बाय पॉलीएनाइंस। HDL को पॉलीएनाइन जो प्रेसिपिटेट के साथ जो प्रेसिपिटेट जो किया जाता है। ट्राइग्लाइसराइड को मतलब पहले जो है वो ट्राइग्लाइसराइड वर इनडायरेक्टली मेजर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो पहले जो ट्राइग्लाइसराइड्स को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जाता था, इनडायरेक्टली मेजर करते थे थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेपोनिफिकेशन। मेजर हार्मोन फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए मेजर हार्मोन जो है इंसुलिन है, और उस वक्त बिल्कुल याद नहीं आता ये आंसर, हालांकि 200-300 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन उस वक्त अजीब उन्होंने माहौल बनाया हुआ होता है ना, 4 इन्विजिलेटर आगे पीछे, 2 उधर, 2 कैमरे लगे हुए, बार बार आके हिल रहे क्यों हो ये वो, और फिर अजीब सा वाइवा के टीचर्स का चेहरा, मतलब उस टाइम पे इतना इजी सवाल भी ना ध्यान से निकल जाता है। तो मतलब मेरी वीडियो को ना ज़रा 2-3 दफ़ा देख के जाना घर से, ठीक है। मेजर हार्मोन फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज इंसुलिन। व्हेन एन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज परफॉर्म, भाई ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम कब परफॉर्म करते हैं? टाइम पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि जही भाई जब किसी को शुगर हो जाती है ना तो परफॉर्म करोते, नहीं, व्हेन पूछ रहा है। 2 hours बिफोर आ लोड ऑफ 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आफ्टर एन ओवरनाइट फास्टिंग। आपने क्या बोलते हैं, सारी रात कुछ भी नहीं खाया, नहीं हारमोन, ठीक है, सुबह उठ के आपने जो है वो 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ले लिया, सिमिलर नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद जो वो ले रहे थे 2 hours आफ्टर लोड ऑफ 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ओके, डिफाइन इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस।
इन नॉर्मल सब्जेक्ट गिवन अ ग्लूकोज लोड, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज टू अ पीक एट 30 और 60 मिनट एंड देन फॉल टू नियर अ फास्टिंग लेवल एट 2 आवर्स। अभी पूछ रहे हैं कि इंक्रीज ग्लूकोज लेवल टॉलरेंस क्या होती है। अच्छा, ये पूछा था उन्होंने सवाल, भाई पूछा था कि इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल क्या होता है। हम कहते हैं कि भाई एक नॉर्मल बंदा होगा अगर, तो अगर हम उसको ग्लूकोज लोड देंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसको बिस्किट वगैरह खिला दिया, तो 30 से 60 मिनट के अंदर उसका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होगा, पीक पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आफ्टर 2 आवर्स वो ऐसा हो जाएगा जैसे उसने रोज़ा रखा था, जैसे उसने कुछ खाया ही नहीं। उसको हम बोलते हैं इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस। के बॉडी के अंदर ग्लूकोज टॉलरेंस किस तरीके की होती है, ठीक है ना। डिफाइन स्टैंडर्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। स्टैंडर्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज प्राइमरी डायग्नोस्टिक फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। और ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और इस वीडियो को डाउनलोड करके सेव करके रख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका PDF चाहिए तो मुझे जो है वो मेल कर दो, मैंने मेल जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इंस्टा और FB भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सेव लाइफ, थैंक यू।